सो अभी है ना, लास्ट क्लास में हम लोग असाइनमेंट ये वाला कर रहे थे, तो इसको कंप्लीट कर लो। अभी आज यही करा देता हूँ, बाकी अभी टाइम मिला कि नेक्स्ट क्लास मेरी फिर अगले संडे या मंडे को होगी। मंडे को होगी वो फुल्ली, अब मेरी क्लास होगी, है ना। तो इसमें बताओ जिन लोगों ने जहाँ तक सॉल्व किया आगे क्या डाउट है। ये अगर कंप्लीट कर लिया है तो ठीक है, और अगर डाउट है तो बताओ कहाँ डाउट। ठीक है, जिन लोगों ने जो भी कंप्लीट कर लिया है तो अपना डाउट बताओ। 24 नहीं हुआ भाई, 24 अभी तक नहीं हुआ है। कैसे तुम लोग पीछे जा रहे हो। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले सॉल्व किया था ना, कि प्रोबेबिलिटी दैट 2 है ना कम्स बिफोर 3 और 5, है ना। ऐसा कुछ ना, डाइज रोल्ड वंस अगेन अगेन एंड अगेन, एंड क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 विल कम बिफोर 3 और 5। तो वैसे ही क्वेश्चन है ये, सब क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो देखिए, तो इसमें क्या है कि 4% PQRS टेक टर्न्स इन द सीक्वेंस, ठीक है, एंड रोलिंग अ फेयर डाई, द फर्स्ट पर्सन टू गेट अ 6 विंस। जिसको पहले 6 आएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एस जीतेगा, तो ये वैसे ही है ना। तो देखो, अब तुम ये सोचो कि ये इवेंट है, अब इसके फेवरेबल आउटकम आपको ढूंढने हैं, है ना। सो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट एस विंस, तो यू फाइंड ऑल दोज, है ना, आउटकम्स जो एस के फेवरेबल, एस के फेवर में है, ठीक है। तो एस के फेवर वाले आउटकम्स देखो, तो पहले पी को चांस मिलेगा, फिर क्यू को, फिर आर को, फिर एस को चांस मिलेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है जहां पे एस जीतेगा, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे फर्स्ट थ्रो हुआ, क्या कर रहा है, डाइट रोल कर रहा है ना, पी क्यू आर एस, तो पहला चांस यहां मिलेगा, दूसरा चांस यहां। तो एक जीतने का चांस ये है कि जैसे पी, जब पी का टर्न आया तो पी क्या किया, पी को 6 ना आए, है ना। तो मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, 6 ना आए। फिर ऐसे ही 1 से 5 तक यहाँ कुछ भी आ जाए, पी क्यू आर, यहाँ 1 से 5 कुछ भी आ जाए और यहाँ 6 आ जाए। तो ये फर्स्ट फेवरेबल आउटकम है एस विंस इसके लिए, है ना। कि एस कब जीतेगा, जब एस का जो पहला टर्न आया वहां पे 6 आए, तो यही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मतलब इसको 6 नहीं मिला, इसको भी 6 नहीं मिला, इसको भी 6 नहीं मिला, एस को 6 मिल गया, तो एस जीत जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड द फेवरेबल आउटकम टू एस। तो पहली ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा हो सकता है कि एस का अगला टर्न कब आएगा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, है ना। तो यहां भी 6 नहीं आएगा, 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 यहां भी 6 नहीं आया, और यहां 6 आ जाए। जैसे यहां भी कह रहा हूं कि यहां मतलब 6 नहीं आया, यहां 6 नहीं आया, और वहां पे 6। तो दूसरा पॉसिबिलिटी है, एंड इट विल कीप रनिंग, है ना, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो आप लिख लो, तो यू राइट द फेवरेबल आउटकम्स, ये सब सीखना पड़ेगा आपको, है ना। सो उसमें क्या होगा, तो पहली बार में 6 नहीं आया, सो 5/6, दूसरे को भी 6 नहीं आया, तीसरे को भी 6 नहीं आया, तो 5/6 की पावर 3, और एस को 6 आ गया। तो ये फर्स्ट फेवरेबल आउटकम है जिसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि एस विल विन। और मतलब सम होगा यहाँ पे, है ना, यूनियन। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 6 आए, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ आएगा 5/6 की पावर 7, 7 बार 6 नहीं आएगा, 8वें टॉस में 6 आ जाएगा। फिर वही चलता रहेगा कि फिर से जब तीसरा बार एस का टर्न आएगा, जो तीसरी बार जब एस का टर्न आएगा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, है ना। तो यहाँ पे भी 6 आएगा, पहली बार में 6 नहीं आएगा, दूसरे में 6, तीसरे में, है ना, इस तरह से नहीं आएगा। तो 12th, है ना, 4th 8th 12th टॉस पे, तो 5/6 की पावर 11 इंटू 1/6, ये सब 11 12 के क्वेश्चन हैं। तो ये इन्फिनाइट जीपी है, तो इन्फिनाइट जीपी का सम क्या होगा, a/1 - r,
तो 5/6 की पावर 3 अपॉन 1 माइनस आर, आर है हर बार कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 5/6 की पावर 4 ना, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या होता है जीपी में, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो डिवाइड करोगे तो ये आएगा, सिंप्लीफाई कर लो। तो 5 की पावर 3 कितना होगा 125, और 6 की पावर 3 216, 1 माइनस 5 की पावर 4 625, एंड देख लो ये कितना है, 6 की पावर 4 कितना आएगा 36 इंटू 36 कितना आता है जी 6 की पावर 4, देन सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ क्या आएगा। तो बाद में तो कट ही जाना था, तो एक काम करो, जैसे इतना लिखने के बजाय ना वो तुम कैलकुलेट कर लेना है ना, तो यहाँ कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे ये 5 की पावर क्यूब 6 की पावर क्यूब, यहाँ एलसीएम लोगे 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 4, ये सिंप्लीफाई कर लोगे ना, ये सिंप्लीफाई करके देखो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है जी, कितना आ गया आपका 125 671, ठीक है, तो पहला वाला ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट क्या है 24 के बाद 51 52 72, तो चलिए 51 52, ओके, तो ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन है ना, देखो इस तरह क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में आए हैं, है ना, तो और इस तरह क्वेश्चंस आपको जेडबलई वाला जो मैंने असाइनमेंट भेजे थे उसमें मिल जाएगा कुछ क्वेश्चंस, है ना, जिसमें थोड़े से ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का डिफिकल्ट क्वेश्चंस टाइप का हो गया, लेकिन वो एग्जाम में आप कर पाओ तो ट्राई करो, नहीं कर पाओ ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, छोड़ दो, ये है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस करने लायक होंगे वो करो, जब कुछ नहीं हो रहा तो फिर अंत में यही कर सकते हो। तो अभी देखते हैं 51 52 कराता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो और देखते हैं क्या 72 है, फिर उसके बाद वापस आता हूँ 72, फिर इस पर वापस आते हैं, क्या कह रहा है जी 72, कंसिडर टू आइडेंटिकल बॉक्सेस B1 B2 वेयर बॉक्सेस क्या है BI कंटेन I+1 रेड 5 माइनस I-1 वाइट बॉल्स, अ फेयर डाइस रोल्ड, यही होगा, ये जो let the number of dots shown on the top of the die be n, if n is even or 5 then two balls are drawn with replacement from the box B1, otherwise two balls are drawn with replacement from the box B2, the probability that two drawn balls are different colors is, okay, ठीक है जी, देखिए तो 72 है ना, दो लोगों ने पूछा है, ओके, चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं।
ठीक है। तो B1 में क्या होगा, I+1 रेड, तो पहले वाले में 2 रेड और 5 - I-1, तो ये B1 है ना, तो I को 1 रखना है। तो यहाँ पे तो I को 1 रखोगे, 5 - 1 5 - 2 3 वाइट, ऐसा है। B2 तो I को 2 रखो, तो 2+1 3 रेड, एंड I को 2 रखोगे, 5 - 2 3 - 1 2, सो 2 वाइट, ये आ गया। तो B1 B2 आपके पास 2 बॉल्स सॉरी बॉक्सेस हैं कंटेनिंग, B1 में 2 रेड 3 वाइट, B2 में 3 रेड 2 वाइट। अ फेयर डाई इज रोल्ड, है ना, वही कास्ट जो भी है। तो लेट द नंबर ऑफ डॉट्स सोन ऑन द टॉप ऑफ द फेस ऑफ डाइज n, तो n ऐसे क्या हो सकता है, n कुछ भी हो सकता था, 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। बट इन्होंने ये कहा है कि अगर n या तो इवन हो जाए या 5 हो जाए, तो अगर ऐसा हुआ, इफ n या तो इवन है 2 4 6 या फिर 5 है, तो उस केस में क्या करना है आपको, तो ये एक इवेंट होगा, ठीक है। तो उस केस में 2 बॉल्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम बॉक्स B1, तो इस केस में 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम B1, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स B1, यही है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, और उल्टा इसका अपोजिट क्या होगा, 2 3 है ना, सो 3, एक मिनट, 1 3 5 ना, सो 1 या 3 आया, तो क्या होगा, 2 बॉल्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, दोनों में विथ रिप्लेसमेंट है, ठीक है, यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट है, फ्रॉम बॉक्स B2, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स B2, ठीक। अब पूछा क्या जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 2 ड्रॉन बॉल्स आर डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स हैं, तो सोचिए। तो सिंपल है, मतलब जैसे इवेंट ए मैं लिख देता हूं, ठीक है, ए है मतलब कि 2 बॉल्स और डिफरेंट कलर्स आर ड्रॉन, है ना, मतलब एक रेड एक वाइट आएगा, कहने का मतलब नहीं, या एक वाइट एक रेड आएगा, ये चीज है। तो ठीक है, और इसको मैं इवेंट E1 बोल देता हूं, ऐसा करो। सो दिस इज इवेंट E1, दिस इज इवेंट E2, ठीक, एंड दिस इज इवेंट A। सो मुझे A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है जी। सो A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको पता होगा टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A गिवन E2, क्योंकि पहले आपको एक बॉक्स चूज करना होगा, मतलब बॉक्स तब चूज करेंगे, पहले हमें ये देखना होगा डाइस पे क्या आया। सो 2 4 6 5 आया, तो बॉक्स 1 चूज करेंगे आप, 1 3 आया डाई पे, तो आप बॉक्स 2 चूज करेंगे। तो डाइस पे 2 4 6 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखो भाई किसका डाउट है ये, सत्य जी, हाँ जी निर्लव और यशराज, तो बताइए E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब जो डाई आपने रोल किया उस पर 2 4 5 6 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इनमें से कोई एक आएगा। है जी यशराज और निर्लव, तो आपका डाउट है ना ये। सो व्हाट इज द चांस ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 क्या है भाई, अच्छा आप चैट में बता रहे हो, 2/3 4/6, सो 4/6, चलो 4/6 लेके चलते, वही बात है 2/3। नाउ इफ E1 happens, then what is the chance that 2 different color balls will be drawn from box 1, तो बॉक्स 1 से 2 बॉल ड्रॉ करो और डिफरेंट कलर के होंगे, तो टोटल 5 है, सो 5C2 डिफरेंट कलर के चाहिए, तो एक आपको व्हाइट चाहिए और एक आपको रेड चाहिए, मतलब एक रेड एक व्हाइट चाहिए, तो ये हो गया। और E2 का मतलब है कि दिस सिचुएशन विल हैपन 2 आउट ऑफ 6, सो देन यू विल चूज बॉक्स 2। ओ एक मिनट, ये गलत किया मैंने, कोई बताएगा गलत क्यों है ये,
वाई इट इज रॉन्ग, ये हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, मतलब ये गलत है। मगर आगे भी लिख देता हूं जो मैं कहना चाह रहा था। तो यहाँ भी आएगा 3c1 2c1 अपॉन 5c2, बट मैं ये कह रहा हूं ये लिखना गलत है। सो क्वेश्चन इज वाई। कोई बता पाएगा क्यों गलत है ये? मतलब ये जो लिखा हूं इससे जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। है ना? यस, ड्यू टू विथ रिप्लेसमेंट केस। सो ये जो मैं आंसर लिखा हूं ये तब आंसर होता जब यहां से विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा होता, हमें ध्यान रखना है। ये आंसर तब होता जब लिखा होता विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। एनसीआर एनपीआर तभी यूज होगा जहां विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। ये जो काउंटिंग में एनसीआर या एनपीआर तभी यूज करेंगे, चाहे इसका मतलब हुआ 5c2 का मतलब बॉल ड्रॉइंग 2 बॉल एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, बट इसने तो विद रिप्लेसमेंट कहा था, तो ये गलत हो जाएगा। तो इससे जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सो विदाउट रिप्लेसमेंट होता देन इट इज करेक्ट आंसर, बट दिस इज नॉट आर आंसर, क्योंकि हमें तो विथ रिप्लेसमेंट कहा है, तो ये नहीं, फॉर्मूला सेम रहेगा। सो हमारा ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर होता विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए, विदाउट रिप्लेसमेंट कहता तब ऐसा ही आंसर आता जब वो बोला होता विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट क्या होगा देखिए। सो हम लोग अब सॉल्व करते हैं विथ रिप्लेसमेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला तो यही लगेगा, बस प्रोबेबिलिटी चेंज कर देते हैं। तो 4/6 यहां तक सेम है, ये अलग हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? डिफरेंट कलर का बॉल चाहिए, विथ रिप्लेसमेंट है। तो चलो, जब आपका इवन सिचुएशन होगा तो आप बॉक्स 1 चूज करोगे। तो बॉक्स 1 में 2 बॉल ड्रॉ करना है, एक रेड एक व्हाइट आने चाहिए। तो चलो एक एक करके ड्रॉ करते हैं। पहला बॉल ड्रॉ करते हैं, मान लो रेड आ गया, तो रेड कितने हैं? 2/5 एंड विथ रिप्लेसमेंट उसको वापस रखा। फिर अभी दूसरा बॉल ड्रॉ किया, मुझे व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट है 3/5। और तो यहां तक तो ऑर्डर मैंने फिक्स किया, ध्यान रखो कि मतलब पहले मैंने कहा कि रेड चाहिए फिर व्हाइट चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, पहला व्हाइट दूसरा रेड हो सकता है। तो इस तरह से लिख रहा हूं। तो यहां से आएगा कि क्योंकि मैं ऑर्डर फिक्स कर दिया ना, सो 3/5 एंड 2/5 ऐसा आएगा, देख लीजिए। तो प्लस दूसरा था आपका 2/6। 2/6 E2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब डाई पे 1 या 3 आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर ऐसा होता है देन यू विल चूज बॉक्स 2, और बॉक्स 2 में फिर से वही एक व्हाइट एक ब्लैक या एक ब्लैक एक व्हाइट ऑर्डर है ना। तो पहला मान लो रेड आया, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/5, उसको वापस रख दिया। दूसरा मुझे व्हाइट चाहिए, सो 2/, और ऐसा हो सकता है कि पहला ही व्हाइट आ जाए दूसरा रेड आ जाए। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो फाइनली जो आंसर आपको मिलेगा 4/6, और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 12/25 प्लस यहाँ 2/6, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो 12/25 ये भी। तो कितना हो गया टोटल? 72 अच्छा कैंसिल कर देते ना, ऐसा हो जाता, क्योंकि ये 12 × 6 हो जाएगा ना, 6 × 12, तो ये 6 कट जाएगा, 12 बजी 12/25 इज आंसर। तो मेरे हिसाब से सी आंसर आ रहा है, आप लोग देख लीजिए। अब किसी को डाउट है तो पूछिए। तो इससे क्या आता है, जरा इससे भी देखिए क्या आता है, इस तरीके से क्या आता। अगर आप इस तरीके से कोई लोग सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। तो ये आता 4/6 इंटू 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12/20 आता है ना, मतलब वही 6/10 आता, देख लो 5 0 10 आएगा, तो 6/10। एंड यहाँ से करते 2/6 इंटू ये 6, फिर से वही है, तो ये सेम ही, ओ है तो सेम ही, तो यहाँ है 12 × 6 और 6 × 20, तो यहाँ पे जो आंसर आता 12/20 मतलब 6/10 आता, ठीक है। तो कहने का मतलब, और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल क्या आएगा, तो यहाँ से आंसर आता। सो इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा डिफरेंस को। सो 3/5 आंसर तब होता, ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन भी नहीं है ऐसे तो 3/5 आंसर तब आता जब ये विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा होता। विथ रिप्लेसमेंट है तो 12/25 होगा। किसी को डाउट है तो पूछिए। डन,
चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे भाई 72 यही सॉल्व किया ना, 72 क्या कोई और है? अच्छा दूसरा भी है, दो क्वेश्चन है क्या? इसमें दो क्वेश्चन 72 है क्या? अच्छा बना दिया क्या? 72 में दो क्वेश्चन है? ये क्या आप कहना चाह रहे हो, मुझे समझ तो आ नहीं रहा। 70 दूसरा 72 कहाँ है इसमें? सेवेंटी टू 71। अच्छा ये ओ 72 में दो क्वेश्चन डाला, तो अभी कौन सा मैं सॉल्व किया था? ये भी 72 था, ओके। और ये भी 72 है, अच्छा। अच्छा अच्छा, यहाँ इन्होंने गलती से नंबरिंग वो कर दिया। 79 के बाद 80 करना था, है ना? तो ये जो 79 उसके बाद 80 करना था ना, तो 70 कर दिया और फिर वापस नंबरिंग स्टार्ट कर दिया क्या? ओहो हो। अच्छा रिपीट हो गया, मतलब 10 क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है ना, तो इसमें नंबरिंग इनका गलत हो गया है। ओके ठीक है ठीक है। सो तो कौन से वाला किसका डाउट था? वो डाउट था कि नहीं था? देखो, नंबरिंग है ना थोड़ा बिगड़ गया है इसमें। तो अब इसमें 25 वाला इंक्लूड करके मर्ज करके भेज देंगे, है ना? तो देखिए 72 क्या कह रहा है। So an urn contains four balls, each having equal probability of being white or black. अच्छा, तो चार बॉल है टोटल, या तो व्हाइट होगा या ब्लैक होगा। तो वैसे urn contain four balls, each having equal probability of being white or black। ठीक है, तो वैसे अगर मैं लिखूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या आप लिख सकते हो मुझे? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें? बताओ जी कोई। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल? मतलब टू बॉल्स हैं, सॉरी फोर बॉल्स हैं, ईच में भी व्हाइट और ब्लैक। तो जैसे एक पॉसिबिलिटी है कि चारों व्हाइट हो सकता है, फिर इस तरह से, और लास्ट में। तो इस सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है टोटल? हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? अच्छा देखते हैं, रुको उससे भी हो जाएगा। तो अभी के लिए 16 है ना, ओके। तो थ्री ब्लैक बॉल्स आर एडेड टू द अर्न। तीन ब्लैक बॉल आपने ऐड कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। सो द प्रोबेबिलिटी दैट 5 balls इन द अर्न आर ब्लैक। तो ये बताओ, तीन तो हमने ब्लैक ऐड किए हैं इसमें, है ना? तो इनडायरेक्टली मुझे क्या पूछा जा रहा है कि जो शुरू में ये जो 4 बॉल था, तो इनडायरेक्टली मुझे क्या, तीन तो आपने ब्लैक ऐड किया ही है, तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है 5 ब्लैक होगा ना, तो तीन तो आपने ऐड कर दिया, तो इनडायरेक्टली शुरू में 2 ही ब्लैक था, तो ये पूछना चाह रहे हो। सो 2 ब्लैक आउट ऑफ 4, यही पूछना चाह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है 2 ब्लैक होगा आउट ऑफ 4। अच्छा वैसे रैंडम वेरिएबल के थ्रू करोगे तो बाइनोमियल से भी हो जाएगा। तो इसमें काउंट करो कितने आउटकम हैं जहां 2 बार ब्लैक आया होगा, काउंट कर पाओगे? 16 आउटकम लिख लो और काउंट करो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर जिसमें ब्लैक 2 टाइम आया है, कितने आउटकम्स हैं? तो अगर 2 टाइम ब्लैक आया है तो ये तो फिक्स है 2 टाइम व्हाइट आया होगा। अगर 2 बार ब्लैक है तो 2 बार व्हाइट आया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होता है? 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट?
तो ये आ गया 24/4, 6, टोटल 6 आउटकम्स होंगे इसमें। इसमें टोटल अगर 16 के 16 आउटकम अगर आप लिखो तो इसमें 6 आउटकम्स होंगे जिसमें 2 बार ब्लैक आया होगा, ये है। तो टोटल 6 आउट ऑफ टोटल कितना 16, तो आंसर इज 3/8। दूसरा जो आप कह रहे हो ये भी ठीक है कि x इज बाइनोमियल 4,5, सो क्या प्रोबेबिलिटी है x बराबर 2, तो ये निकाल लो। ये भी कह रहे हो आप, भी सही कह रहे हो, इसे निकालो तब भी आंसर यही आएगा, 3/8 ही आएगा। देख लो दूसरा मेथड ये है ना, क्योंकि एक को सक्सेस एक को फेलियर ले लो, तो ब्लैक को सक्सेस मान लो और व्हाइट जो भी दूसरा व्हाइट है ना फेलियर मान लो, तो ये करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये भी अप्रोच ठीक है, जो आप कह रहे हो ये भी सही है। तो ये जो 3 बॉल ऐड किया वो कंफ्यूज करने के लिए दिया, उसका कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा 3 हमने ब्लैक ऐड किया, अब बताओ 5 है क्या प्रोबेबिलिटी। तो इंडायरेक्टली कहना चाह रहा शुरू में जो 4 थे ना उसमें 2 है ब्लैक, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो इंडायरेक्टली। ठीक है, देख लीजिए। सो 3 गिवन है, ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि वो तो श्योरली 3 ऐड कर रहा था, हमें तो मेनली है ना शुरू वाले क्वेश्चन को रिलेट करना था। ओके ठीक है। तो या तो ऐसे कर लो उस पूरा सैंपल स्पेस लिख के, और नहीं तो सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप जानते हो तो बाइनोमियल से हो जाएगा। ठीक है, सही कर रहे हैं आप। चलिए वापस आते हैं, आई थिंक ठीक है, उस क्वेश्चन पे आते हैं जो पूछा था लोगों ने, क्या 152 उस पे आते हैं। 52 देखिए, और बहुत सारे लोग आप में से हैं जो सॉल्व कर ही नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है एक दिन आएगा, एक दिन बैठ के कर लेंगे। तुम आज करो या कल करो, तुम्हें पूरा असाइनमेंट करने में 3-4 दिन लगना ही है। अगर 80 क्वेश्चन करने हैं तो कम से कम मुझे लगता है कि 80 क्वेश्चन करने में किसी भी नॉर्मल इंसान को 1 घंटे में तुम ज़्यादा घर बैठ के 10 क्वेश्चन कर लोगे घर पे, वो भी 10 होगा नहीं, क्योंकि घर पे आराम से हम कंफर्ट लेवल में सॉल्व करते हैं, एग्जाम में जल्दीबाजी होती है, जल्दी सॉल्व करते हैं। तो घर पे तुम्हें बैठ के 8 घंटे कम से कम लगने हैं आपको। 8 घंटे आज दे दो, कल दे दो, एग्जाम के बाद दो, अगले साल दो, उसके अगले साल दो, तुम्हें देखना है। नहीं दोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर हर टॉपिक में यही हाल रहा तो कोई टॉपिक तुम्हें ठीक से नहीं आएगा, ये चीज़ है। क्योंकि डाउट वही कुछ सेलेक्टेड 2-4 लोग हैं जो पूछ रहे हैं। हो सकता है हाँ इसके थ्रू बाकी लोगों का भी डाउट हो ही जाएगा, अगर एक बच्चा पूछ रहा है तो सबका डाउट हो रहा है, ये भी है। तो ठीक है, मतलब वही कहना था ना, जो सॉल्व कर रहे हो ठीक है, पूरे साल ऐसे अगर इतना सॉल्व कर लोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर तैयारी करना। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक काउंटिंग का है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको IIT JEE वाला जो कल मैंने असाइनमेंट भेजा था JEE के PYQ का, उसमें आपको इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट में। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, अगर नहीं सीखना है तो इस पार्ट को छोड़ सकते हो, बेसिक प्रोबेबिलिटी पार्ट। तो मैं रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक से, अभी मैं है ना, तो मैं कल परसों मेरा सेमिनार है खड़गपुर का, मैं तो कल खड़गपुर जाऊंगा, तो कल क्लास नहीं होगी और फिर मंडे से स्टार्ट करूंगा। तो अभी के लिए तो जाओ इसे सॉल्व करो, बहुत सारे, एक तो ये असाइनमेंट जैम गेट का था, एक JEE वाला है, और ये दोनों हो जाए तो जो DPPs हैं 181 से लेके 199 तक, अराउंड 19 होंगे टोटल। तो 19 वो हैं, 190 क्वेश्चन है, बैठ के सॉल्व करो, फिर हम रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट 4 पर्सन एंटर अ लिफ्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है, सपोज दैट 4 पर्सन एंटर अ लिफ्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, देयर आर 7 फ्लोर्स above द ग्राउंड फ्लोर। चलो जी, तो ये रहा ग्राउंड फ्लोर मान लो, ठीक है, यहाँ पे ये लोग एंटर कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 ये फ्लोर है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है। तो suppose that a 4 person enter a lift on the ground floor of a building, there are 7 floors above the ground floor, each person independently chooses her exit floor as one of these 7 floors. 7 floors above ground floor, each person independently chooses her exit floor as one of the 7 floors. Independently है, independent है. Each of them chooses the topmost floor with probability 1/3. तो कोई पर्सन
सेवेंथ फ्लोर चूज कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1.3 है। एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग फ्लोर विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो कोई एक पर्सन है ना, वन पर्सन विल चूज सेवेंथ फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर। सर आवाज चला गया। हम्म। तो एक मिनट, लाइट चली गई क्या? तो एक मिनट है ना, ये लाइट गई है तो ना लोड नहीं ले पाते। हाँ है, निकाल दीजिए। सिस्टम ठप। सॉल्व करके देखिए आप लोग, वो क्वेश्चन जो है ट्राई करके देखो, जो 51 नंबर है। ठीक है, 51 52 सॉल्व करते हैं। बाकी आई होप है ना, जो लोग डाउट पूछ रहे हैं वो पूरा कंप्लीट कर लिए होंगे, तो यही 2 4 क्वेश्चन बचा होगा। ठीक है ना। तो एग्जाम निकालने के लिए कोचिंग करना जरूरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ पढ़ो या ना पढ़ो, तुम घर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस करो, तो एग्जाम निकल ही जाएगा, चाहे तुम यहाँ पढ़ो या ना पढ़ो ना। ये चीज़ें हैं, तो जिन बच्चों का निकलता है उनका अपना मेहनत है, थोड़ा बहुत हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे थे, तो इसने क्या कहा है कि जो टॉप फ्लोर है इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, है ना, चूज होने की, एंड रिमेनिंग फ्लोर की इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो बचा कितना 2/3। 2/3 चांस है इन सबके, टोटल प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की, सबका इक्वल चांस है। इसने कहा है कि रिमेनिंग फ्लोर के इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी 2/3 को डिवाइड कर दो 6 से, तो 2/3 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1/9 आएगा, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9, इसकी भी 1/9, इसकी भी 1/9, 1/9, 1/9 और 1/9। ठीक है, सो इफ समवन एंटर एट ग्राउंड फ्लोर, सो सी विल एक्सिट एट फर्स्ट फ्लोर विथ प्रोबेबिलिटी 1/9, सी विल एक्सिट एट सेकंड फ्लोर, प्रोबेबिलिटी इज 1/9, सी विल एक्सिट एट थर्ड फ्लोर, प्रोबेबिलिटी 1/9, सी विल एक्सिट एट फोर्थ फ्लोर, प्रोबेबिलिटी 1/9, एक्सिट एट फिफ्थ फ्लोर, प्रोबेबिलिटी 1/9, सिक्स फ्लोर, प्रोबेबिलिटी 1/9, सेवन फ्लोर, प्रोबेबिलिटी 1/3, टोटल 1 होगा, आप ऐड कर सकते हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है नो टू ऑफ देम exit at the same floor, so probability all choose different exit floor, यही कहना चाह रहा है, exit floor, है ना। इसका ही मतलब है ना कि
नो टू ऑफ देम exit at the same floor means what? No two of them exit at the same floor मतलब all of them choose different floor as exit floor. तो बताओ भाई, तो 4 फ्लोर पे उतरने हैं इनको. कितने लोग थे टोटल? 4 लोग थे ना, तो 4 फ्लोर पे एग्जिट होंगे. सो ये जो 4 पीपल है दे विल एग्जिट एट 4 फ्लोर ना, कोई 4 फ्लोर होगा. वो क्या क्या हो सकता है? तो देखो अगर ये सब इक्वल प्रोबेबिलिटी होता तो आसान था क्वेश्चन. ये एक ऑड वन आउट हो गया ना, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हुआ. तो अब हमें यहाँ 2 तरीके से सोचना होगा. यहाँ भी इनडायरेक्टली मैं लगाऊंगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो एक तरीका है कि इफ समवन चूजेस, या समझो मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, है ना. सो इफ समवन चूजेस 7th फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर, और दूसरा होगा कि नॉन ऑफ देम चूजेस 7th फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर. 2 केस होंगे, है ना. तो पहला मैं ये सोचूं कि 7th फ्लोर पे या तो वन ऑफ देम विल एक्सिट और नन ऑफ देम विल एक्सिट एट 7th फ्लोर. तो मैं ये निकाल रहा हूं, यहां निकाल रहा हूं कि वन ऑफ देम चूज 7th फ्लोर एंड दूसरा है और, है ना, नन ऑफ देम चूज 7th फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर. निकाल मैं इसी की प्रोबेबिलिटी रहा हूं कि ऑल चूज डिफरेंट एक्सिट फ्लोर. तो बस ये 2 केसेस बस मैं ब्रेक कर रहा हूं. अब क्या होगा? चलो पहले ये लिखना आसान है कि नन ऑफ देम चूज 7th फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर. तो इसका क्या मतलब हुआ? अब ये आपको अपना लॉजिक डेवलप करना होगा, यहां पर रट्टा नहीं मार सकते. एग्जाम में आप बैठे हो तो यू हैव टू बिल्ड योर ओन लॉजिक्स. और ये कैसे डेवलप होगा? बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, क्योंकि लॉजिकल जैसा लॉजिक डेवलप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा. तो यहाँ गलती होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. तो नन ऑफ देम विल चूज 7th फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर मतलब अब पहले 6th फ्लोर पे ही 4 लोगों को उतरना है. तब क्या करेंगे? ये जो 6th फ्लोर है उसमें से 4 फ्लोर आप चूज कर लीजिए. ठीक है, ये जो 6th फ्लोर है उनमें से 4 फ्लोर हमने चूज कर लिया और सबके उतरने की प्रोबेबिलिटी सेम ही है, 1/9 की पावर 4. ठीक, सो पहले तो हमने एक फ्लोर चूज किया, सॉरी 4 फ्लोर चूज किया आउट ऑफ 6, 1/9 की पावर 4 हो गया प्रोबेबिलिटी. बट वो जो 4 पर्सन्स है दे कैन परम्यूट इटसेल्फ इन हाउ मेनी वेज? 4 डिस्टिंक्ट पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज. तो आप एक काम कर सकते थे, इसको और इसको एक साथ लिखते. तो इसका दूसरा ऑप्शन भी था कि ये लिखने के बजाय यू कैन सी कि 6p4 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 फ्लोर्स टेकन 4 at a time and they will exit at that floor is this. So ऐसा लिखो या ऐसा लिखो सेम बात है, कोई एक लिखो आप. अब यहां पे आ जाओ. तो ये हो गया कि 4 पर्सन विल चूज 4 फ्लोर्स आउट ऑफ दीज 1 to 6 फ्लोर्स एज एक्सिट फ्लोर, है ना. अब वन ऑफ देम चूज 7th फ्लोर, तो कोई एक है जो 7th फ्लोर चूज करेगा, है ना. तो समवन, देयर आर 4 पर्सन, सो कोई एक है दैट विल चूज 7th फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर. 4C1 मतलब 4 लोगों में से कोई एक, 4C1. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सिट एट 7th फ्लोर 1/3. नाउ बचे 3 लोग. ठीक, सो 3 लोग. सो नाउ इस फ्लोर में से अब 1 to 6 में 3 पर्सन विल एक्सिट. सो 6 फ्लोर में से 3 फ्लोर चूज कर लो एंड अगेन दे विल एक्सिट. तो 1/9 की पावर 3 एंड अब क्या होगा कि वो 3 पर्सन्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज. ये हो गया. सो दैट 3 पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज. ये हो गया, है ना. और यहां फिर से मैं वही कह रहा हूं कि आप चाहो तो 4C1 इंटू 1/3 इसको और इसको साथ लिखते तो ये 6p3 हो जाता एंड इंटू 1/9 की पावर 3. अब आप जरा सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है. देख लीजिए, जो मैंने लिखा है क्लियर विजिबल है, अगर नहीं है तो भी लिख दूंगा. सो ये लिखा हुआ है 4C1 1/3, 6p3 1/9 की पावर 3, या ये निकाल सकते हैं.
6p4 1/9 की पावर 4, ये निकाल लीजिए जैसे भी। और आई होप आपको पता होगा NPR NCR। सो NPR तो होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, इज इट? ये है ना जी NPR। तो सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? तो ये सिंप्लीफाई केयरफुली, और आ भी रहा है कि नहीं भी आ रहा है ना, क्योंकि ये डिपेंड करता है लॉजिक्स आप कैसे डेवलप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। किस तरीके से आप सोच रहे हो, वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो अपने लॉजिक के हिसाब से आंसर निकालना पड़ेगा आपको। आ रहा है जी? क्या आ रहा है आपका? ए आ रहा है, ओके ठीक है, फिर ए आ रहा है तो चलिए 51 हो गया। अब आते हैं 52 पे। तो है ना, इस तरह क्वेश्चन 11 12 के जो बुक में होगा वहाँ पे JEE वाले PYQs में होगा। तो जो कल वाले मैंने असाइनमेंट ग्रुप में भेजे हैं वो आप सॉल्व कीजिए और डाउट पूछिए। हाँ, तुम थ्योरी पढ़ो ना पढ़ो, यू कैन डायरेक्ट स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, ये भी कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें खुद ही दिख जाएगा तुम कितने पानी में हो, फिर तुम्हें सीखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि एट द एंड एग्जाम में यही सब आने, इस तरह के क्वेश्चन आने, नए आएंगे, सेम तो नहीं आएंगे। तो आपको ब्रेन को ट्रेन करना है कि नए क्वेश्चन कर पाए। तो आप कैसे ट्रेन करते हो? प्रॉब्लम सॉल्व कर करके, है ना। आजकल देखो मशीन लर्निंग का ज़माना है, तुम देख रहे होगे। तो वही उनको क्या होता है, उनको डेटा फीड करके है ना सिखाते हैं, वही आपका दिमाग भी वही है। आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर करके ट्रेन कर रहे हो, फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा। सेम चीज़ें मशीन में की जा रही है आजकल, है ना। जो AI है या ChatGPT है, सब यही कर रहा है। जो भी चीज़ें आप दे रहे हो है ना, वो तो क्या उसका फीड में सेव हो रहा है, तो या उसके अकॉर्डिंग वो लर्न कर रहा है ना। एनीवे तो यहाँ पे ईयर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम सेट ऑफ ईयर्स 2012 13 है ना अप टू 2021। सो पहले तो एक साल चूज करोगे आप, कितने साल है ये? 2012 से 2021 कितने हो गए? 10 साल है, 10 ईयर्स। सो ये 10 ईयर का ड्यूरेशन है। अब फ्रॉम द चूजन ईयर अ मंथ ही चूजन एट रैंडम, पहले एक साल चूज कर लो, उनमें से एक मंथ चूज कर लो, और उनमें से एक डे चूज कर लो। एक ईयर चूज करो, फिर इस ईयर में से एक मंथ चूज करो, उस मंथ में से एक डे चूज करो, डेट कोई एक चूज कर लो, ठीक। अब आपको बता रखा है गिवन दैट, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा यहाँ पे, है ना, गिवन दैट है ना, ई गिवन एफ, तो एफ है मान लो ये, कि चूजन डे इज 29 ऑफ द मंथ। अब आपको ये बताया कि पहले इन गिवन ईयर में एक ईयर सेलेक्ट करो, उन ईयर में फिर ईयर जो सेलेक्ट हुआ उसमें से एक डे सेलेक्ट करो, सॉरी मंथ सेलेक्ट करो, फिर मंथ में डे सेलेक्ट करो। और आपको बता दिया कि जो डे आया है ना वो 29 है, मतलब 29 तारीख है, ठीक। सो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट चूजन मंथ इज फेब्रुवरी इक्वल्स, ठीक है। तो ये मान लो अभी के लिए इवेंट, तो एक काम करते हैं पार्टीशन बनाते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो E1 मैं ले सकता हूँ कि जो चूजन मंथ है वो फेब्रुवरी बोला है ना, तो मैं यहाँ लिखूँ कि
चूजन मंथ इज जनवरी, फिर E2 ले लो, चूजन मंथ इज फरवरी, ठीक, E3 मार्च, अप्रैल, so you keep going until E12, you keep going until December। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? पार्टीशंस बनाया मैंने एक्चुअली, कि इसने पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि फरवरी होगा, तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, हो सकता है जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप टू दिसंबर, मे बी एनीथिंग। तो ये तो इवेंट EI हो गया। ए इवेंट जो मैं अक्सर लिखता हूँ गिवन वाला, कि चूजन डे इज 29 ऑफ द मंथ, तो ये हो गया चूजन डे इज 29 ऑफ द मंथ। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है जी, हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A। तो आप तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जानते हो सब लोग, सो इट इज समथिंग लाइक E2 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा लो, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के दोनों फॉर्म हैं, तो इसको अलग से है ना, इतना ही लिख लो खाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A I फ्रॉम 1 to n। वही चीज़ है जो आपको याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A गिवन E2, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू A गिवन EI। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी उससे यही आ जाएगा ना। तो अभी यही रख के सॉल्व करते हैं। अब डिनोमिनेटर में 12 टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में एक टर्म है, अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आप सोचो, चलिए अब थोड़ा इस पे काम करते हैं नाउ। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। सो ये हो जाएगा, सो डिनोमिनेटर में तो 12 मंथ आना है, 12 टर्म्स आना है। अच्छा यहाँ 12 तक था ना, क्योंकि इवेंट तो मेरा 12 था, E1 E2 E12, सो ये 12 तक है, ठीक है। अब जरा बताओ E2 इंटरसेक्शन A का क्या मतलब है। E2 इंटरसेक्शन A का मतलब है कि चूजन मंथ फरवरी है और वो 29th ऑफ द मंथ है, मतलब फरवरी है और डेट 29th आएगा। E2 इंटरसेक्शन A का मतलब हुआ कि यू आर चूजिंग फरवरी मंथ एंड द डे यू आर चूजिंग इज 29th। तो मुझे इसी के अकॉर्डिंग बताओ इनमें से कितने फेवरेबल ईयर है जिसमें फरवरी में 29th डे होगा। टोटल 10 ईयर्स हैं, इनमें से कौन कौन सा ईयर इसमें फरवरी में 29th डे आता होगा, क्योंकि फरवरी में 28 डेज भी होता है, 29 भी होता है। तो आपको आइडिया होगा कि 29th फरवरी में कब होता है, जब वो लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर इनमें से कौन कौन सा है, आप क्या बता पाएंगे? ये 2012 से लेके 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये ना। तो कौन कौन सा लीप ईयर है आपको याद है? ये थोड़े से, ये तो लॉजिकली देखो या आपको याद हो जी, है ना। तो ये जो लीप ईयर्स हैं 2012, 16, 20, ये 3 जो हैं लीप ईयर्स हैं, ये भी आपने रिसेंटली देखा होगा ना। सो लीप ईयर है, अभी 24 भी था लीप ईयर, है ना, 28 आई थिंक होगा अगला। तो सो ये लीप ईयर्स हैं जो चल रहे हैं अभी। तो इनके फरवरी जो मैंने टिक किया है, इनके फरवरी में 29th डे होगा, बाकी मंथ के फरवरी में 28 डेज ही होंगे। तो अभी हमने क्या किया था, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यू सेलेक्ट अ ईयर, देन यू सेलेक्ट अ मंथ, देन यू सेलेक्ट अ डे, ये चलना है। तो बोला कि फरवरी है और 29th डे है, तो ईयर जब मैं चूज करूंगा तो सारे ईयर फेवरेबल नहीं है अब, तो ओनली 3 ईयर्स आर फेवरेबल। तो यहाँ आएगा ईयर 3 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये 10 में से 3 फेवरेबल है। अब इन तीनों में है ना, ये जो फेवरेबल मेरा ईयर यही 3 है, इसके अकॉर्डिंग तो 3/10। अब ईयर हमने चूज कर लिया है 3, अब ईयर में एक मंथ चूज करेंगे। तो मुझे तो ये जानना है कि फरवरी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हर ईयर में 12 मंथ ही है, ये तो फिक्स है। तो 1/12 होगा चांस फरवरी आने का। वी हैव टू फाइंड द फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी। तो ईयर सेलेक्ट करेंगे तो 29th डे वाला फरवरी हो
तो सिर्फ 3 ईयर ऐसा है, तो 3 फेवरेबल हुआ। ईयर, मंथ, अब एक ईयर चूज किया, उस ईयर में मंथ चूज करना है, तो हर ईयर में 12 मंथ ही है, तो 12 मंथ है, लेकिन फरवरी होने का क्या चांस है, तो 1 आउट ऑफ 12। अब फरवरी चूज कर लिया आपने, फरवरी में 29th डे सेलेक्ट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो फरवरी में 29 डे है, स्पेशली जो ईयर हमने चूज किया उसमें, तो 29 में 29th डे ही सेलेक्ट होगा, मतलब डेट, डे मतलब डेट हो गया कि 29 तारीख सेलेक्ट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इट इज द 1 आउट ऑफ 29। तो ये मैंने पहले वाले के लिए काम किया है। अब डिनोमिनेटर में 12 टर्म्स हैं। पहला टर्म क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A। सो E1 इंटरसेक्शन A मींस व्हाट, तो इसका डिनोमिनेटर पे आ रहा हूँ, पहला टर्म पे है ना, सो आई एम द फर्स्ट टर्म ऑफ डिनोमिनेटर कि E1 इंटरसेक्शन A, तो E1 मतलब जनवरी है, A मतलब 29 सेलेक्ट होगा, तो इनमें से कौन कौन सा ईयर है जिसके जनवरी में 29th डे आता है, सब में, तो जो 10 के 10 ईयर यहाँ फेवरेबल है, ये जो 10 ईयर्स है ना, ऑल आर फेवरेबल ईयर्स। अब 10 ईयर्स में से कोई भी एक ईयर सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ऑल आर फेवरेबल ईयर्स, इसलिए 10 आउट ऑफ 10 ले रहे हैं। अब उस ईयर में से एक ईयर सेलेक्ट हो गया, अब मुझे प्रोबेबिलिटी जानना है जनवरी आने का, तो जनवरी इज 1 आउट ऑफ 12। अब जनवरी सेलेक्ट हो गया, तो जनवरी में मुझे जानना है क्या, अच्छा कुछ लोग लग रहा है वो फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, तब भी यूज करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, ऐसा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो जाएगा इससे, है ना, अगर आप वैसा वाला फॉर्मूला यूज करते स्टिल वो समझ नहीं, इंटरसेक्शन में थोड़ा है ना बेटर समझने का, कॉमन चाहिए, यहाँ भी है वही चीज़ें, तो यहाँ गिवन में आ जाएगा वो चीज़, एक गिवन, तो इससे भी वही होगा, है ना, तो ऐसा कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये और ये सेम ही चीज़ है। अब अच्छा यहाँ रह गया ना, तो जनवरी सेलेक्ट किया, पहले एक ईयर जिसमें जनवरी में 29 डे हो, ऑल आर फेवरेबल ईयर, देन एक ईयर सेलेक्ट किया, उस ईयर में जनवरी आने का चांस, तो 12 मंथ है, 1 आउट ऑफ 12। अब जनवरी में 29th डे आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 31, तो कोई भी ईयर लो उसके जनवरी में 31 डे ही होते हैं, तो मतलब ये हुआ 31 डे है टोटल, और 29th डे सेलेक्ट होगा एक रैंडम डे सेलेक्ट करने पे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 29 डे इज 1 आउट ऑफ 31, तो 29th डे इज मतलब 29 तारीख हो गया ना, डेट आउट ऑफ 31, तो ये जनवरी का हो गया। फरवरी का यहाँ लिखा ही आपने, तो ये कॉपी हो जाएगा 3/10, 1/12, 1/29। अब मार्च का आते हैं, लिख पाओगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, सेम मार्च के लिए करो, तो मार्च में 29 डे होगा, ऑल आर फेवरेबल ईयर, फिर 1/12 मार्च सेलेक्ट होने का, मार्च में वो 29 डे होगा, सो 1 आउट ऑफ 31। अप्रैल, तो अप्रैल में क्या होगा, ऑल 10 फेवरेबल ईयर, 1 आउट ऑफ 12 अप्रैल आने का, अप्रैल में 29 डे सेलेक्ट होने का, 1 आउट ऑफ 30, क्योंकि अप्रैल में 30 डे होते हैं ना, तो ऐसे करके लिख लो पूरा, सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा। ऐसे ग्रुपिंग भी आप कर सकते थे, जो मैं कर रहा हूँ ना, ये बहुत लेंदी वे में जा रहा हूँ, यू कैन डू ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब कि वैसे ईयर वैसे मंथ्स है ना, जिसमें 29 डे हैं, जैसे 2019, 20, 21 है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। देखो, तो जैसे जनवरी मतलब 31 डे वाले जो जो मंथ्स हैं, सबका आंसर सेम ही आएगा, तो आप ऐसे काउंट कर लो कि 31 डे वाले कौन कौन से मंथ है। जैसे एग्जांपल के बताऊं कि जनवरी का आंसर और मार्च का आंसर सेम ही आया है, क्यों, क्योंकि 31 डे है, और भी जो मंथ्स हैं जिसमें 31 डे आता है, आंसर सेम ही आएगा। 30 डेज वाले जो भी मंथ्स उसके आंसर सेम होंगे, तो काउंट कर लो, तो क्यों इतना बार बार करना है ना, समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये जो हम टोटल लिखेंगे, इससे अच्छा है ये जो लिखोगे, अगर दिसंबर पे आऊँ तो दिसंबर 29, दिसंबर 30 डेज वाला हो कि 31 डे वाला है, 30 डेज ना, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 30 या 30 डे, 31 31 आई थिंक, राइट, तो 31 ना, सो तो यहाँ पे आएगा 10 आउट ऑफ 10, 1/12, 1 आउट ऑफ 31, क्योंकि ध्यान रखना अगर 30 या 31 उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगा, ठीक है, 31 है ना। सो तो कहने का मेरा मतलब इतना कर लो कैलकुलेशन एक साथ, तो यहाँ आ जाएगा, ये है 3/10, 1/12, 1/29, और ये जो था 10/10, 1/12, 1/31। चेक करो 12 महीने में से कौन कौन सा मंथ है जिसमें 31 डेज आता है, हाउ मेनी 12 मंथ्स में से विच मंथ्स हैव 31 डेज, कितने हैं 12 में से, 7, तो चलो 7 कर दो,
तो इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। फरवरी तो अकेला है क्योंकि बाकी ईयर के फरवरी में तो आएगा ही नहीं, 0 प्रोबेबिलिटी होगी। और फिर ऐसे बाकी बच गए 7 1 8 4 12, तो 10/10 1/12 और 30 डे वाला 4 है। ठीक, अब इसको आप सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आंसर आता है। तो ये आपका आंसर, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने ग्रुपिंग कर दिया 7 और 4 और फरवरी अकेला बच गया। 31 दिन वाला 7 मंथ है, 30 दिन वाला 4 मंथ है, 29 डे वाला जस्ट 1 मंथ है फरवरी। तो इससे आप देख लीजिए कितना आंसर आता है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो थोड़े कैलकुलेशन है ना। तो ईयर मंथ डेट, ईयर मंथ डेट है ना, ईयर मंथ डेट, ईयर सेलेक्ट करना, मंथ सेलेक्ट करना, डेट सेलेक्ट करना। ओके जी, तो और कोई डाउट बताइए जो इस वाले में रह गया और जैम गेट पीवाई के वाले में। फिर 2025 वाला भी देख लेते हैं एक बार, मुझे 25 वाला थोड़ा खोलना पड़ेगा, रुको 1 मिनट। तो आई होप ये जो 83 क्वेश्चन वाले ये मुझे लगता है सबने कर लिया है ना, कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब सबने कंप्लीट कर लिया। चलो बहुत अच्छी बात। सो लास्ट के 20 क्वेश्चंस के आंसर रिव्यू करके, इसमें क्या है, आंसर नहीं दिया अभी इस क्वेश्चन का। कोई नहीं, गलत आंसर उसको इग्नोर करो, आप खुद पे भरोसा रखो, जो आंसर आ रहा है वो सही है ना। अच्छा इसमें इन्होंने, हाँ अच्छा अच्छा, क्योंकि उसने तो है ना क्वेश्चन में तो वही कर दिया ना, क्वेश्चन 170 71 72 इस तरह से कर रखा था ना, तो वैसा थोड़ा ये दिक्कत इसमें हुआ है। क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन इसमें लगता है 92 हो जाएंगे नहीं टोटल इसमें, क्योंकि वो उसने 79 के बाद 80 करना था, लेकिन वो फिर 70 कर दिया, फिर काउंटिंग दोबारा स्टार्ट हो गई, तो इसमें कुछ दिक्कत है। तो कोई नहीं, आप एक बार खुद सॉल्व करो और डाउट है तो पूछो, मतलब अगर सॉल्व करके देखो और नहीं हो रहा है फिर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी आंसर्स देखो, आंसर्स आप ऑफिशियल आंसर किसे मिला सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन है, ये गेट 2024 का पेपर है, तो आप गूगल करो गेट 2024 स्टैटिस्टिक्स पेपर विथ की, मिल जाएगा वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर देखो, आंसर की देखो, तो वहाँ से ही मैच कर, थोड़ा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, ये होगा, नहीं तो मुझे किसी को बोलना पड़ेगा करने के लिए। इस तरह से थोड़ा मिस्टेक किया इसमें नहीं, तो ये तो मैं करवाता हूँ, ठीक है ना, मैं देखता हूँ, करवाता हूँ इसको। तो सॉल्व करो, कोई नहीं तो आंसर एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर सकते हो ग्रुप में, मतलब सॉल्व करके देखो, जो नहीं हो रहा वो आप पूछो एक्चुअली। हाँ जी, पीवाईक्यू सॉल्यूशन क्लास में भी सॉल्यूशन है इसका, ऐप पे ऑलरेडी पिछले साल जो कराए होंगे ना, वहाँ रैंकर 3.0 नाम का बैच होगा, रैंकर 3 और रैंकर 4 होगा पिछले साल का, तो उसमें जो है जैम 2005 से 2024 तक के क्वेश्चन हमने कराए हैं ईयर वाइज फॉर्मेट में, गेट का भी ईयर वाइज फॉर्मेट में कराए हैं, स्पेशली जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे, क्योंकि तब तक तो सारा पेपर हो ही जाता है ऑलमोस्ट, फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाता है, तो वो हम एंड में फिर से कराते हैं ईयर वाइज फॉर्मेट में, कि आज 2024 का पेपर डिस्कस होगा, 2023 का, 22 का, ऐसे करके क्लास में डिस्कस होता है। तो वो ऐप पे पढ़ा होगा, पिछले साल का रिकॉर्डिंग आप देखोगे वहाँ मिल जाएगा आपको, तो ऐप में देखिए लास्ट ईयर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स में होगा, रैंकर्स नाम का बैच होगा, रैंकर 1 2 तो वो था क्रैश कोर्स था, 3 4 पीवाईक्यू बैच था,
3 आई थिंक जैम का था, 4 गेट का था PYQ बैच। फिर भी सॉल्व करके देखो, आई थिंक जो लोग इतना सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी है। तो इसको कंप्लीट कर लो, अगर हो गया है देन गुड, नहीं हुआ है तो पूछो कहाँ डाउट है। आंसर आपका आना चाहिए, आपका आंसर आ रहा है तो आप बिलीव करो सही है, नहीं तो ऑफिशियल की से मिलाना पड़ेगा, नहीं तो इसको मैं एडिट करवाता हूँ। तो मैं है ना अपडेटेड 2025 वाला भी ऐड करके भिजवा दूंगा कुछ दिन में, तो मैं बोलता हूँ। सो और कुछ है पूछने को भाई इस असाइनमेंट में, या हो गया सारा कंप्लीट? इसमें अगर कोई क्वेश्चन बचा है, देखो फिर ऐसा होगा बाद में, फिर आप कहोगे कि सर वापस यहाँ आइए, तो मैं है ना मतलब इस क्लास में तो वापस नहीं आऊंगा। अब आपके पास ऑप्शन रहेगा ओनली फॉर द डाउट क्लास, जो टॉपिक निकल गया, फॉर एग्जांपल रैंडम वेरिएबल स्टार्ट कर दिया, तो इसका क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा डाउट इस क्लास में, है ना। हाँ अलग से प्रॉब्लम क्लास रख सकते हैं हम लोग। सो इट्स नॉट लाइक कि वापस जाओ, ऐसा थोड़ी कि आप मान लो बच्चा अलग अलग है, अब कोई बच्चा कभी सॉल्व करेगा तब मैं वो पढ़ाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से चलना होगा। मैं हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग नहीं चल सकता, है ना, आप सबको मेरे हिसाब से चलना है। और नहीं, अगर नहीं चल पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, डाउट क्लास आपके लिए ऑप्शन है,
यू कैन, है ना, कम इन डाउट क्लास। कोई जरूरी नहीं कि सब लोग इतना टाइम है कि इतना कर सके, क्योंकि सबके अपने अपने लाइफ के मतलब जो भी चैलेंजेस है या जो भी उनका काम है तो उसमें है, तो ठीक है, अपने पेस पे आप काम करो, जब भी पॉसिबल हो यू जस्ट ज्वाइन डाउट क्लास। अभी आपका जो लोग अभी कर सकते हैं कंप्लीट करके डाउट पूछ लो, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर क्लास में ये सब डिस्कस नहीं होगा, देन आप डाउट क्लास में ही पूछना पड़ेगा आपको। मतलब इस बैच इस टाइम में नहीं, 11 से 12 में ही बता पाएंगे, है ना, ये चीज़ है। क्योंकि इसमें है ना, इसलिए वेट कर रहा हूँ मैं, 3 4 5 दिन, 1 सप्ताह 2 सप्ताह आपको दे रहा हूँ कि एक बार कंप्लीट कर लो। तो जब रिवीजन करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पहले कर रखा है, तो वहाँ आपको आसान लगेगा। ठीक है, देखिए 77 जो है ये पूछ रहे हैं ना, 58 77, अच्छा तो ये 77 ये वाला ना, गेट 2019 वाला भी, कौन सा 19 वाला? हाँ जी यशराज, कौन सा वाला? दोनों लिख दिया आपने, 19 24 दोनों? दोनों बताना है या सिर्फ एक बताना है? ये एक्चुअली स्टोकेस्टिक प्रोसेस का है, तो ये गलती से मैं डाल दिया इन्होंने, बट फिर भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ, अगर डाल दिया था ना, जिन लोगों को पहले से आता है वो सीख लेंगे, नहीं तो यू कैन इग्नोर फॉर द टाइम बीइंग। ये क्वेश्चन स्टोकेस्टिक प्रोसेस का है एक्चुअली, ये मुझे लगता है गलती से इसमें आ गया है, ठीक है ना। देख लो फिर भी क्या कहना चाह रहा है ये, कि है ना, मतलब समहाउ क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, बट अभी चूंकि पढ़ाया नहीं है। देखो क्या कहना चाह रहा है, अ कंपनी समटाइम स्टॉप पेइंग क्वार्टरली डिविडेंड, if the company pays the quarterly dividend, the probability that the next one will be paid is 0.7. Company stop quarterly dividend, next one will be not be paid is 0.5. Then probability that the company will not pay quarterly dividend in the long run. तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, जैम वालों को तो बिल्कुल नहीं करना, गेट वाले देख सकते हो, मैं बता देता हूँ अभी। इसकी थ्योरी मैंने नहीं पढ़ाई है, बट जिनको समझ आएगा ठीक है, नहीं समझ आएगा तो इग्नोर करो। तो ये मार्को चेन का क्वेश्चन है एक्चुअली, कि लाइक पेड नॉट पेड, है ना, एनपी कर देता हूँ, पेड नॉट पेड, ऐसा है। तो इसमें क्या होता है, स्टेट है ना, ये पी है, वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, जैम वाले लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सो वन स्टेप टीपीएम है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर लास्ट पेड हुआ तो अगला भी पेड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसने कहा था कि कंपनी स्टॉप पेइंग दिस, इफ द कंपनी पेज द क्वार्टरली डिविडेंड देन नेक्स्ट पे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। तो लास्ट पे हुआ और नेक्स्ट भी पे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। अच्छा, फिर कहा अगर कंपनी ने स्टॉप कर दिया, मतलब नहीं पे किया, तो नेक्स्ट जो है वो भी पे नहीं करेगा 0.5। तो पे नहीं किया पिछला वाला और अगला भी पे नहीं करेगा, ये पिछला स्टेट है, मतलब ये समझ लो ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, ये समझो, है ना, पास्ट है और ये प्रेजेंट है। हाँ, तो अगर पे नहीं किया तो प्रेजेंट वाला पे नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, रो का सम इसका 1 होता है, तो ये 0.3 होगा, ये 0.5 होगा। ये मैट्रिक्स का नाम है वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, वन स्टेप टीपीएम तब का है। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है लिमिट एन, लॉन्ग रन का मतलब होता है एन टेंस टू इन्फिनिटी फॉर लार्ज एन, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन का एक आपके पास मैंने इस वर्ड्स को मैथमेटिकली लिख दिया है, अब जो गेट वाले लोग हैं वो उस पर अटेंशन दे सकते हैं। सो क्वेश्चन इज दिस, पी इज दिस वन, सो व्हाट इज द, पहले ये निकालना फिर आउटकम आ जाएगा। तो इसने पूछा है द कंपनी विल नॉट पे क्वार्टरली डिविडेंड इन द लॉन्ग रन, तो पहले ये निकाल लो फिर देखते हैं, पेड नॉट पेड, पेड नॉट पेड, है ना, तो ये निकाल लो, और अगर ये निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि P अगर है फॉर एग्जांपल ए बी, तो ये होगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी। तो इसका एक फॉर्मूला है P की पावर n जो होगा ये आएगा a अपॉन ए प्लस बी, तो सम 1 होना चाहिए, तो b अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी, बी अपॉन ए प्लस बी, ये इस फॉर्मूला है जो यूज़ होगा, ठीक है। तो इस पर काम कर लो अब। सो ठीक है, तो ये पुट कर लो इस पर, तो अब कंपेयर करो, पहले इसको इससे कंपेयर करो, फिर से आंसर आ जाएगा। तो ये सेम है, फर्स्ट रो सेकेंड रो सेम है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में डिपेंड नहीं करता इनिशियल क्या है। तो इसे आंसर क्या आएगा, b अपॉन ए, मैंने इसका नाम रखा है, ध्यान दो, a है 0.3 और b है 0.5, तो यहाँ आ जाएगा 3/5 3 8, 3/8,
ठीक है, 3/8, 5/8, 5/8, 3/8। अब सोचो पूछा क्या था, इसने पूछा है कंपनी विल नॉट पे द क्वार्टरली डिविडेंड इन लॉन्ग रन, तो नॉट पे क्वार्टरली डिविडेंड इन द लॉन्ग रन, तो ये 3/8 इज द आंसर। ठीक है, सो जो आंसर है प्रोबेबिलिटी कंपनी विल नॉट पे द डिविडेंड इन द लॉन्ग रन, नॉट पे इन द लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन मतलब बहुत आगे, तो आंसर इज 3/8। ठीक है, तो अभी जैम वालों के लिए है ही नहीं ये टॉपिक क्योंकि मार्कोव चेन का क्वेश्चन है, तो आप इसको इग्नोर करो, और गेट वाले लोग देख सकते हो, ये मैं तब पढ़ाऊंगा तब और डिटेल में बताऊंगा, अभी मैंने ब्रीफली आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिया है कि ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, है ना। कंपनी विल पे इन द लॉन्ग रन, तो ये प्रोबेबिलिटी है, नॉट पे इन द लॉन्ग रन ये प्रोबेबिलिटी है। ये सेम ही आएगा हमेशा, ठीक है, इस वाले केस में स्पेशली लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी। द टाइम टू फेलियर इन अ मंथ ऑफ अ लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर्ड एट 2 प्लांट, मतलब जिन्होंने बनाया ना, जिस टीम के मेंबर ने, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया है कि लाइक दूसरे टॉपिक क्वेश्चन में गलती से रख दिया इसमें, सो हाँ 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 वो भी चल जाएगा, यस यस, इफ यू फाइंड स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी स्टिल यू विल गेट पाई पी इज इक्वल टू पाई करके सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा। स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी निकालना, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी और स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी यहाँ कोइंसाइड करेगी, तो इफ यू फाइंड स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी वो भी सेम ही आएगा। हाँ, तो the time to failure in month to a light bulb manufactured at 2 plants A and B obeys the exponential distribution with mean 6 and 2 month respectively. Plant B produces 4 times as many bulbs as plant A does. The bulb from these plants are indistinguishable. They are mixed and sold together. Given that the bulb purchased at random is working after 12 months, the probability that it was manufactured, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स किया है। ठीक है, तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर देता हूं, देखो। सो तो डिस्ट्रीब्यूशन मैं ये मान के चलता हूं थोड़ा बहुत तो है ना, ऐसे लोग मतलब शायद नहीं होंगे जिन्होंने ये कभी सुना ही नहीं हो, है ना। ऐसे भी कोई लोग हैं जिन्होंने ये सुना ही नहीं है वर्ड कभी कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्री, क्योंकि इसको मैं यूज़ करूंगा, तो बीएससी एमएससी में कभी तो सुना होगा, इवन मैथ्स वाले बच्चे, क्योंकि यहाँ कंपलसरी है, जो मैथ्स के कोर्सेज हैं उसमें भी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग कंपलसरी है, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स पढ़वाना ही है उनको, तो हर जगह मैथ्स ऑनर्स में या मैथ्स कोर्स में प्रोबेबिलिटी स्टैट्स सब पढ़ा होगा, चाहे मैथ में बीएससी किया हो चाहे मैथ में एमएससी किया हो, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स का कोर्स हर जगह कंपलसरी है, पढ़ाई होगा। तो क्योंकि मैं भी कॉलेज में मैथ्स वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, है ना, BSMS प्रोग्राम है वहाँ पर, तो उनको प्रोबेबिलिटी स्टैट्स उनका कंपलसरी है। एनीवे देखिए, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कोशिश करो, और ये दोनों के सिलेबस में है ना, ये जैम और गेट दोनों के सिलेबस में है, सो यू हैव टू सी। तो टाइम टू फेलियर इन मंथ्स ऑफ लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर, देखो इसलिए होता है कि आपको थ्योरी आपने पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, और अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही आने हैं, एग्जाम में ये थोड़ी आपको जानना चाह रहा है कितनी थ्योरीज पढ़ी है, कितने प्रूफ्स लिखे हैं, कितना रट्टा मारा है, ये थोड़ी पूछ रहा है आपसे, वहाँ ये पूछ रहा है कि आंसर निकाल पाओगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो आपको आंसर निकालना है इसका, और आंसर तब निकलेगा जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और उस कॉन्सेप्ट को आपने प्रैक्टिस किया है बहुत सारा, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये डिफरेंस है ना, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपने क्लास में टॉपर हो, आपके 99.9% नंबर हो आपके क्लास में, हो सकता है जैम आप क्वालिफाई भी ना करो, गेट आप क्वालिफाई भी ना करो, तो बहुत बच्चे बड़े पड़े हैं जो क्लास के टॉपर है फिर भी कुछ नहीं कर पाते, एक नॉर्मल सा बच्चा बैक बेंचर बच्चा अच्छा रैंक ले आता है सिर्फ इसलिए कि पूरे सालों बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, और अगर आप टॉपर हो और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आप भी टॉप रैंकर्स हो गए, 1 to 10 आप हो सकते हो, ये चीज़ मतलब आप में एडवांटेज है, आप ऑलरेडी अच्छे बच्चे हो, आपको बस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है, तो आप बहुत अच्छा करोगे, एक्सेप्शनली है ना, अच्छा करोगे, ये है। समझिए, तो एक तो मंथ्स में दे रखा है, ठीक है ना, 2 plants A and B obeys exponential distribution with mean 6 and 2 month, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, x is exponential random variable with mean mu, तो इसका जो PDF होता है
अब ये भी नाम सुना होगा, क्योंकि मैंने तो अभी पढ़ाया नहीं रैंडम वेरिएबल, स्टिल मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है। तो एक्स अगर एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है विथ मीन म्यू, तो इसका जो पीडीएफ होगा 1/μ e की पावर x बाई म्यू, जहाँ x मोर देन 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तभी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरत है, बाकी जब मैं पढ़ाऊँगा तब भी ये सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, हाँ ये तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना है, थोड़ा समझना है, करना है, एग्जाम में वही है। आप एग्जाम में तक आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, नहीं होता तो यू कैन स्किप इन एग्जाम, अपने लेवल ट्राई करो, अगर कर पाओ ठीक है, नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं। 100 मार्क्स तो लाने नहीं है एग्जाम में, 100 में 100 आज तक जैम गेट में कभी आया नहीं किसी बच्चों का, ये चीज़ है। तो वो सब आपके जैसे ही है ना, तो उनको भी मुश्किल लगता है, सबको लगता है ना। सो ऐसा नहीं सोचना है क्वेश्चन मुश्किल सिर्फ आपके लिए, सबके लिए है, तो जो बच्चा ट्राई करेगा आंसर निकाल पाएगा उसके मार्क्स आएंगे। इवन इफ यू स्कोर 50% अच्छा रैंक आ जाता है। तो ठीक है ना, अभी के लिए ये है। अब आपको थोड़े समय इसमें यूज़ करूँगा, कुछ ये पीडीएफ है ना, इसका नाम क्या है, ये पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स, सीडीएफ ऑफ एक्स, आप सब जानते होंगे, कोई बताना चाहेगा? अगर ये पीडीएफ है तो सीडीएफ क्या आएगा? अगर ये आपका पीडीएफ है एक्सपोनेंशियल का, तो सीडीएफ क्या लिखते हैं आप? तो सीडीएफ आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई म्यू, एक्स मोर देन 0, और सीडीएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। सो प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन एक्स अगर आप निकालोगे तो ये होता है 1 माइनस सीडीएफ, है ना, तो एज ई की पावर माइनस एक्स बाई म्यू, ये सब आप जानते होंगे, जिन्होंने कॉलेज में बीएससी एमएससी में ये कोर्स पढ़ा है तो वो जानते होंगे ये सब। तो ये बस मैं यूज़ करूँगा अभी, तो इसलिए बता रहा हूँ बेसिक बैकग्राउंड। ठीक चलिए, तो हम आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन पे आएंगे तो दो है, टाइम टू फेलियर इन मंथ ऑफ लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर्ड एट 2 प्लांट्स ए एंड बी, ओवेज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 6। देखो तो मैं ऐसा लिख देता हूँ एक्स ए, तो एक्स ए इज एक्सपोनेंशियल विथ म्यू ए बराबर 6 है, और एक्स बी दूसरा रैंडम वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल विथ म्यू बी इज 2, यही क्वेश्चन में गिवन है। एक्स ए मतलब रैंडम वेरिएबल फॉर प्लांट ए, एक्स बी मतलब रैंडम वेरिएबल फॉर प्लांट बी, म्यू ए मीन फॉर प्लांट ए, मीन फॉर प्लांट बी, यही है क्वेश्चन में। अच्छा, प्लांट बी प्रोड्यूसेस 4 टाइम एज मेनी बल्ब एज प्लांट ए डज। सो अभी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, टोटल 1 होगा, एंड इसने खुद कहा है कि प्लांट बी प्रोड्यूस करता है 4 गुना ज़्यादा एज मेनी एज प्लांट ए डज। सो प्लांट बी प्रोड्यूसेस 4 टाइम एज ए। सो क्या आप इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मुझे बता पाएंगे कि व्हाट इज पी ए एंड व्हाट इज पी बी? निकल जाएगा ना, थोड़ा सम तो वही होगा, और बोला है बी प्रोड्यूस करता है 4 गुना ज्यादा जो ए प्रोड्यूस करता है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, कोई एक रैंडम आइटम प्लांट ए का है या प्लांट बी का है, कैसे डिसाइड होगा इसके अकॉर्डिंग, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पुट कर लो यहाँ पे, तो 5 पी ए हो जाएगा, तो पी ए 1/5, पी ए 1/5 और ये 4/5। ठीक, यहाँ तक तो सब लोग कर लेंगे। चलिए एंड, ठीक, अब आते हैं आगे। अब इसमें हमें क्या करना है, बल्ब्स फ्रॉम दिस प्लांट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब आइडेंटिकल, they are mixed and sold together given that the bulb purchased at random is working after 12 month। तो इवेंट क्या लिखना चाहोगे, ए तो मैं यहाँ वो है, तो इवेंट कुछ नया नाम दे देता हूँ, ई दे देते हैं, चलो ई या एफ, एफ बोल दो। एफ है कि बल्ब इज वर्किंग आफ्टर 12 मंथ्स। देखो अभी बहुत सारे लोगों को ये मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, बिगिनिंग इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, तो जैसे यही चीज जब रैंडम वेरिएबल पढ़ा दूंगा तब ये क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ज़्यादा आसान लगेगा, है ना। वी आर फैमिलियर, हम किन लोगों के साथ ज़्यादा फैमिलियर, जिनके बार बार मिलते हैं, तो वैसे क्वेश्चन हैं, इस तरह क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बाद में आसान लगने लगेगा, फर्स्ट टाइम मुश्किल ही लगता है सब कुछ, तो ये कोई दिक्कत नहीं, अभी आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ लोग को लग रहा होगा ये क्या है, इसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन सीखना तो है ही, तो 1 साल के जर्नी में ये सब कई बार आएगा, तब जाके आपको आसान लगेगा, एग्जाम तक एटलीस्ट आसान हो जाएगा, अभी मुश्किल लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, देखो, सो बल्ब इज वर्किंग आफ्टर 12 मंथ्स, इसका मतलब है, तो ये हो गया, ये एफ इवेंट है, ठीक है। अब ये एफ को उससे कंपेयर नहीं करना, इवेंट क्या लेते हैं, ठीक है ना, ई एफ तो लेना नहीं चाहता, ई ले हो तो ई ले लो। सो चलो ई ले लें, इवेंट ई ले लो, चलो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये इवेंट ए नहीं ले सकते ना हम, कुछ ऐसा लेंगे जो वो, ठीक है, इवेंट एफ ही सही है। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट ए, सो ए गिवन एफ हमें पूछ रहा है। तो दो पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास, दो ऑप्शन है ए और बी का। तो जो E1 E2 होता था ना, मैं E1 को ए बोल रहा हूं यहाँ पे, जो हमारे पास E1 E2 होता है, ए इज इवेंट E1, बी इज इवेंट E2। अब ऐसा समझो, जो E1 E2 मैं थ्योरी में लिखा था वो E1 ए है और E2 बी है, अब ऐसे समझो। एंड अब मुझे ए गिवन एफ निकालना है, तो हमें यूज करना होगा बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम अगर लिखोगे, है ना, सो ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करोगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू एफ गिवन ए, और अपॉन में यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू एफ गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन बी। ये यूज किया, इसका नाम है बेस थ्योरम, है ना। तो ये जो मैंने लिखा है ये बेस थ्योरम है। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटीज इसकी, देखिए, तो मुझे E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो मैं लिख चुका हूँ। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था, इसी का नाम मैंने पी ए रखा था, सो दैट इज ऑलरेडी यू हैव, दिस इज ऑलरेडी यू हैव, सो पी ए इज 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसको मैंने पी बी बोला है, ये है 4/5। अब मुझे चाहिए एफ गिवन ए, ध्यान दो, एफ गिवन ए का मतलब हुआ कि इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट ए, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वर्किंग आफ्टर 12 मंथ, यही है। सो इसका मतलब हुआ, तो प्रोबेबिलिटी दैट, और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स टाइम टू फेलियर है, अगर समझाऊं, ये एक्स ए है टाइम टू फेलियर, ये एक्स ए है टाइम टू फेलियर बाय प्लांट ए, है ना, प्लांट ए अगर बना रहा है तो एक्स बी टाइम टू फेलियर फॉर प्लांट बी, या आइटम प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट बी, ठीक है। तो यहां इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी एक्स ए इज मोर देन 12 मंथ। अब यहां से ध्यान से देखो, इसलिए मैंने आपके लिए ये लिख दिया था ताकि आपको आसान लगे, सी। तो इसका जो फॉर्मूला है एक्स मोर देन एक्स, ये होता है ई की पावर माइनस एक्स बाई म्यू, ठीक। तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स बाई म्यू, तो एक्स बाई म्यू, एक्स तो यहाँ 12 है ना, ये एक्स तो यहाँ 12 है, और म्यू किसके लिए, ए के लिए, तो म्यू ए कितना था 6, तो 12/6, तो ये आ गया ई की पावर -2। प्रोबेबिलिटी एफ गिवन बी, तो इसका मतलब एक्स बी मोर देन 12, और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ई की पावर -x बाई म्यू, तो एक्स यहाँ फिर से 12 है माइनस, और म्यू किसका, तो म्यू बी के लिए, म्यू बी कितना था 2, तो कितना हो गया ई की पावर -6। तो आपको जो भी चाहिए हमने वो सब अलग से फाइंड कर दिया है। अब इसको आप यहाँ पुट कर लीजिए, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये सब पता है आपको, ये जस्ट पुट इट कर लेंगे, फाइन, पुट कीजिए, फिर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो आपको कैलकुलेटर से न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालनी है आपको। तो सब कुछ मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए, ये सब पता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो पी ए था 1/5 इंटू ई की पावर -2, और यहाँ 1/5 ई की पावर -2, 4/5 ई की पावर -6, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 5 तो कट जाएगा, देन यू सॉल्व इट, इसको डेसिमल से निकाल सकते, ये आंसर है आपके लिए। अब जिनको कन्फ्यूजन है, डाउट है, पूछिए। तो ये बेस थ्योरम था, इसमें थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन यूज हुआ है, तो ये सब अभी बाद में हम पढ़ेंगे दोबारा, जब रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे तब। लेकिन क्वेश्चन आ रहा है तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ताकि जब सेकेंड थर्ड टाइम सॉल्व करूँ तब आपको ज़्यादा समझ आए। तो अभी मैं छोड़ने के बजाय, है ना, मैं ऐसा बोल सकता था जब रैंडम वेरिएबल आएगा तब पढ़ेंगे, जबकि मैं पहले करता था, लेकिन मुझे लगता है कि जब क्वेश्चन है तो कर ही देना चाहिए, जिनको समझ आया उनको तो फायदा होगा, जिनको नहीं समझ आया बाद में दोबारा कराऊंगा तब फायदा होगा, लेकिन कुछ को तो फायदा हो ही सकता है जिनका थोड़ा बेस ठीक ठाक है। ठीक है जी, तो ये आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं फिर, अगला क्वेश्चन बताइए।
खत्म? तो मतलब सारे हो गए। ट्राई करके देख लो, सारे क्वेश्चन ट्राई करो, ऑनेस्टली डाउट पूछो। मैं हमेशा अप्रिसिएट करता हूँ उन बच्चों को जो डाउट पूछते हैं, चाहे तुम्हें 83 के 83 क्वेश्चन डाउट है, मैं 83 के दिन कराऊंगा, तुम ट्राई करके तो आओ। ये है, सिर्फ तुम चाहोगे सर आप करा दो तो मेरा एग्जाम निकलेगा, तुम्हारा तो नहीं निकलेगा। और तुम अगर सॉल्यूशन देख के सॉल्व करो तभी तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि एग्जाम में तो भैया मुझे अनसॉल्व क्वेश्चन करने हैं, तो घर पे मुझे अनसॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर घर पे पूरे साल मैं देख देख के सॉल्व कर रहा हूँ या किसी ने सॉल्व कर दिया वो देख के कर रहा हूँ, तो एग्जाम में यही हाल होगा। हाँ, शुरू में जब नहीं हो रहा है तब जरूर सॉल्यूशन में देखना चाहिए, टू लर्न। ये नहीं पूरे साल हम है ना बस किसी का सॉल्यूशन देख देख के छापते रहे, तो उससे क्या ही सीखोगे। तो पहला आपको ट्राई करना चाहिए कि खुद से ट्राई करें, जब नहीं हो तो हम हेल्प ले, ऐसा ना। ठीक है, हो गया ना? तो इसको कंप्लीट कर लो। और 11 12 वाला पहले कर लिया, उसको छोड़ दो, बेसिक था, कर लिया होगा सबने। और ये जे डबल वाला वो भी कर लेना। और फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। अभी प्रॉब्लम डिस्कशन ही होगा 1 मई तक। 1 मई के बाद हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, 1 मई से मेनली हम लोग स्टार्ट करेंगे रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक भी प्रॉब्लम डिस्कशन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्लास होगी, अगली क्लास मेरी होगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना, नेक्स्ट मंडे। तब भी प्रॉब्लम डिस्कशन ही होगा। जो भी प्रॉब्लम मैंने भेजे हैं मैं ग्रुप में फिर से एक बार भेज देता हूँ, आप बैठ के सॉल्व करो, डाउट कलेक्ट करो, एक साथ डाउट पूछो अभी क्लास में ही। कुछ लोगों के सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहे होंगे तो कोई बात नहीं, पहले सेमेस्टर पे ध्यान दो आप। पॉसिबल है तो सॉल्व करो, तो बाद में करना, ये है। है ना, मैं एक बार फिर से फॉरवर्ड कर देता हूँ सारे असाइनमेंट, इसको सॉल्व कर ऐप में तो सब है ही। ऐप में सारे असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सो ऐप में भी आप देख सकते हो। तो ये सब असाइनमेंट जो हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। है ना, ये सब असाइनमेंट आपको अभी सॉल्व करने हैं। अच्छा, डीपीपी कर लिया आपने? ऑर्डर में करो क्योंकि ऐसे दिक्कत होगा, पहले एक एक करके अगर डीपीपी आपने किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 182 में क्वेश्चन नंबर देखो, तो मैंने ग्रुप में भेजे हैं 11 12 वाला भी जो एग्जाम्पलर था वो, फिर जैम वाला भी जो कर रहे हैं हम लोग, फिर डीपीपीज हैं, फिर जे डबल ई वाला भी है ना, कल मैंने भेजा था। तो इतने मटेरियल्स हैं, आप सॉल्व कीजिए बैठ के जितना कर सकते हैं। देखो प्रिपरेशन में ये होता है कि आपका एग्जाम निकले ना निकले, आप ये है कि बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएंगे, तो ये नुकसान तो नहीं करेगा, आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम भी निकलेगा इवन, तो ऐसी मतलब ये है कि बहुत बुरा होगा नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी जो सीखेंगे तो बेकार जाएगा नहीं। कई बार एग्जाम में बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, कुछ प्रॉब्लम हेल्थ इशू हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, वो अलग चीज़ है, एक्सेप्शनल केसेस, बट अगर करेंगे तो हो ही जाएगा। 182 में क्वेश्चन नंबर क्या है आपका कि 3, देखता हूँ क्या है। 3। जी जी, तो ग्रुप में ही भेजा जस्ट मैंने सारा डीपीपी, तो 182 में 3 देखिए क्या है। तो ये ना, सपोज इन एन एग्जामिनेशन, अच्छा ये इसमें खोल के दिखाता हूँ ना, 1 मिनट, तो हमारे पास होगा डीपीपी, मैं ओपन करता हूँ क्वेश्चन, सब लोग देख पाएंगे। और ये है कि जो बच्चे 2 4 बच्चे भी डाउट पूछ लेंगे तो सबका भला हो जाएगा, है ना। और अभी तो शुरुआत है, बैच जैसा भी मैंने शुरू किया है, एंड तक देखोगे आप, है ना, 700 800 बच्चे हो जाते हैं जैम गेट का मिला के, तो ये है। तो उसी में से है ना 700 800 में से 100 बच्चे के अराउंड क्वालिफाई करते हैं। यही है ना 182, सो 182 है तीसरा नंबर ये वाला। चलिए, तो क्या कह रहा है ये कि पढ़िए सब लोग। अच्छा, कल भी हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं, अगर मैं कल खड़गपुर में भी रहूंगा
तभी तो डिस्कस करते हैं, लेकिन वही परसों मेरा सेमिनार है, थोड़ा प्रिपरेशन करना होगा वहाँ पे, मतलब प्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे, लेकिन डाउट तो कर ही सकते हैं एनीवे। पढ़ लिया सबने? तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि सपोज इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन ईच क्वेश्चन 2 आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। अच्छा, 5 एमसीक्यू है, हर क्वेश्चन में 2 आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब 2 ऑप्शन है, 4 में से करेक्ट है। अच्छा, टू स्टूडेंट हु डू नॉट नो द करेक्ट आंसर गेस, टू स्टूडेंट जो आंसर नहीं जानता है गेस करता है, एंड सेलेक्ट 2 ऑप्शन रैंडमली। ठीक है, 2 स्टूडेंट है जो आंसर नहीं जानता है वो गेस कर रहा है, और 2 ऑप्शन रैंडमली चूज कर रहा है दोनों। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट विल आंसर एन इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली? इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली, तो 5 एमसीक्यू है और 4 में से 2 ऑप्शन करेक्ट है, 2 स्टूडेंट है जो गेस कर रहा है और 2 ऑप्शन रैंडमली चूज कर रहा है। So what is the probability that the 2 student will answer an equal number of questions correctly? या दोनों के एक एक क्वेश्चन सही होंगे, या दोनों के दो दो सही होंगे, ऐसे केस बनाने होंगे। 3 क्वेश्चन सही होगा, या दोनों के 4 4 सही होंगे, या पांचों तीनों दोनों का सही होगा, ये चीज़ है। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लगता है यहाँ पे क्रिएट किया है कि उसको करेक्ट कब माना जाएगा, ये दो में से दोनों सेलेक्ट करेगा तब करेक्ट होगा, या फिर कोई भी एक सेलेक्ट कर ले 4 में से तो सही हो जाएगा। मतलब करेक्ट 2 है ना, तो उन 2 में से एक सेलेक्ट कर ले तो करेक्ट मानेगा, क्योंकि 2 सर आउट ऑफ, हाँ बाइनोमियल से कर सकते हैं क्या? 2 आउट ऑफ 4 ऑप्शन आर करेक्ट, तो करेक्ट होने के चांस कितना है, 1/2 है ना? 5 होगा ट्रायल नंबर और प्रोबेबिलिटी हाँ, एक्स अगर मान ले, ऐसा मान ले आप, एक्स है नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट ए मान लेते हैं, एंड वाई इज द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट बी मान लेते हैं। तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बाइनोमियल में, क्या लगता है आपको? 5, 2/4, 1/2, एंड y इज ऑल्सो बाइनोमियल 5, 1/2, क्योंकि 2 ऑप्शंस करेक्ट है तो वो है ना। सो देर आर 2 पॉसिबल चॉइसेस आउट ऑफ 4, 2/4। ठीक है, तो कैन यू फाइंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू वाई, ये पूछ रहा है आपसे। सर ये कैसे निकाले? अच्छा, यही दिक्कत है नहीं, ओके चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं तो रिकॉर्ड में रहेगा। सो इस तरह क्वेश्चन आए हैं जैम गेट के पीवाईक्यू में भी, रैंडम वेरिएबल में मिलेगा। तो अभी चूंकि बेसिक है ये, तो बाइनोमियल तो बेसिक में था, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, तो x है नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट ए, एक मिनट इसको हटाइए, y है नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट बी, मान लेता हूँ 2 स्टूडेंट ए बी है, तो x, और दोनों इंडिपेंडेंट होगा है ना, ठीक है इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा XY RIID बाइनोमियल, 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन सही होने के ये चांस है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू वाई, तो इसको ऐसा लिखते हैं x इज इक्वल टू के कॉमा वाई इज इक्वल टू के, एंड k फ्रॉम, आपको पता होगा सपोर्ट क्या है x का, x की वैल्यू 0 से 5 तक हो सकती है, y की वैल्यू 0 से 5 तक हो सकती है। सो k फ्रॉम 0 to 5, यही ना, या तो एक भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा। अब ये इंडिपेंडेंट है, तो कैन यू सॉल्व इट? क्या आप x इज इक्वल टू के निकाल सकते हैं? ठीक है,
इसको अलग अलग कर दिया हमने क्योंकि टू डिफरेंट स्टूडेंट्स है ना, टू इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स आर देयर है ना, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दोनों अपना अपना आंसर करेगा ना। अब मुझे बताइए इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो समेसन के फ्रॉम 0 to 5 ये निकाल पाएंगे, दोनों तो आईआईडी है ना, दोनों का आंसर तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों का 5ck 5ck हाफ की पावर 5 आ जाएगा इन ऑल, 5ck इन ऑल हाफ की पावर 5 आ जाएगा, तो इसको बाहर कर लेंगे तो हाफ की पावर 10 समेसन 5ck इस पूरे का होल स्क्वायर k फ्रॉम 0 to 5। अगर आपसे मैं पूछता हूँ nck k फ्रॉम 0 to n ये कितना होता है, और nck होल स्क्वायर k फ्रॉम 0 to n ये कितना होता है, कोई बता पाएंगे? एनीवन जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम ठीक से पढ़ा है? पहला तो सबको पता होगा भाई, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn कितना होता है, nc0 to ncn। सो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसको पुट कर लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये तो हो गया 1/1024 और ये हो जाएगा 2n चूज k, तो n यहाँ 5 है, सो 10 चूज 5 निकाल लेंगे, अब निकाल लीजिए। देख लीजिए क्या आंसर आता है, बताइए इनमें से क्या आएगा चारों ऑप्शन में से। 10c5 कितना होता है, 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, यहाँ है 1024, इसको सॉल्व कर लीजिए। कैंसिल कर लीजिए, सो 5 और 2 मिलकर 10 को काट देगा, 4 2 जा 8 3 3 जा 9, तो गया 6 इंटू 7 6 इंटू 7 अपॉन 1024, नीचे कुछ बचा है, 5 4 3 2 1 कट गया था ना, 4 और 4 तो 8 काट दिया, 2 से 3 इसको काट दिया, 10 काट दिया, तो यहाँ बचा 3 2 7 6 ना, और ये हो गया 1024, कैंसिल कर सकते हैं, बताइए कितना आ जाएगा। तो यहाँ से 2 2 काट देंगे, तो ये 2 2 काट देंगे तो 9 इंटू 7 और अपॉन में यहाँ 2 काट दीजिए, तो 512, इसका आधा 256, तो 63/256, ठीक है, तो ये आंसर है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलेंगे आपको, है ना, मिले मतलब आए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, अच्छा ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट, है ना। कोई डाउट है इसमें पूछिए, ओके है ये? हाँ जी, किनका डाउट था ये, यशराज, इज इट फाइन? ओके ठीक है, तो अभी तक आपके है 11 12 का बेसिक प्रोबेबिलिटी करना है, JEE वाला जो भेजा है वो करना है, जैम गेट का करना है, फिर DPPs करने हैं, तो इतने मटेरियल है आपको सॉल्व करना है। कल में भी अगर पॉसिबल हुआ तो मुझे लगता है पॉसिबल, कल मैं खड़गपुर में रहूँगा तो कैंपस में शायद टाइम नहीं मिलेगा, तो है ना, तो कल का ऑफ रखते हैं, ऐसे भी संडे को मैंने क्लास लिया था अभी, तो ठीक है, तो मे बी थर्सडे भी, इस वीक एक्चुअली मेरा छुट्टी रहेगा क्योंकि परिमल सर भी नहीं अवेलेबल हैं, वही अभी उनसे बात हो रही थी ना, थर्सडे फ्राइडे को ये अवेलेबल नहीं है, तो ये सैटरडे ले पाएंगे, तो मे बी मुझे लग रहा है कि शायद आपकी क्लास अभी सैटरडे होगी, वो भी परिमल सर की होगी, है ना, तो ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। तो अभी बैठ के आप ये जो मटेरियल मैंने भेजा है ग्रुप में, आप इसको सॉल्व करिए, कंप्लीट कीजिए, डाउट कलेक्ट कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी, अगर कल पॉसिबल होगा तो मैं ग्रुप में टेक्स्ट कर दूंगा और आप डाउट पूछ पाएंगे, ये जो DPPs भेजे, जितने प्रॉब्लम सीट भेजे वो सॉल्व करने हैं। चलिए अभी के लिए थैंक यू, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी सॉल्व करना शुरू कीजिए।